अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मेरा नाम है शहजाद इकबाल। आज हम स्टूडियोज़ की बजाय ब्रसल्स में मौजूद हैं। बेल्जियम का कैपिटल है और EU का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे हम एक मीडिया विज़िट के लिए आए थे। मेरे साथ कुछ और साथी एंकर और जर्नलिस्ट भी हैं पाकिस्तान से, और यहाँ पे हमने बहुत सारी मीटिंग्स में डिस्कस किया है जो EU और पाकिस्तान के टाइज़ हैं, डिप्लोमेटिक टाइज़, ट्रेड टाइज़, इसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, इन सारी चीज़ों पे हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है, जिसमें पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी है। इस प्रोग्राम में उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो सियासी गर्मा गर्मी है, यहाँ पे तो हम ब्रसल्स में जहाँ पर है बारिश भी हो रही है, ठंड भी बहुत है, लेकिन जो सियासी गर्मा गर्मी है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जो मामला अब सियासी पार्टी से निकल कर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी तक जा पहुँचा है, उस पर मैं चाहूँगा कि हम पहले बात करें, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर ब्रसल्स में पाकिस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन मौजूद हैं। मुनीज़ जहांगीर साहब हमारे साथ आज टीवी पे बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ आरिफा नूर साहिबा हैं, डॉन न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करती हैं, और मंसूर अली ख़ान साहब हम न्यूज़ पे अपना ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि इतनी ठंड में आपने वक्त निकाला है मेरे प्रोग्राम के लिए। तो जो यहाँ पर हमने बहुत सारे EU के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात की है, उनसे डिफरेंट ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस हमारी हुई हैं, उसमें तो मैं चाहूँगा कि आप बात करें, लेकिन पहले जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान में उस पर बात करते हैं। जो आईनी तरमीम का मामला था मुनीज़े, ये आपके ख़्याल में टल चुका है, या इस पर हुकूमत नंबर पूरे करके आने वाले वक्त में ये मंजूर करवा लेगी? देखिए, इतना आसान नहीं होगा नंबर पूरे करना, चूँकि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सारी सियासी पार्टीज़ को। अब जो हम सुन रहे हैं बड़ी ख़तरनाक बात है, और वो ये है कि फ़ौजी अदालतों को फिर से क़याम करने की बात हो रही है। तो मैं समझती हूँ इसके अंदर रूल ऑफ लॉ और जो एक फ़ेयर ट्रायल, जो एक बुनियादी हक़ है हर पाकिस्तानी का, जो हमारा आइन भी हमें देता है, पूरे तरीके से इसके अंदर पामाल किया गया है। तो ये बड़ा एक खौफनाक चीज़ फिर से हमारी सियासतदान करने जा रहे हैं, और मेरा ख़्याल है इसके बाद जो अगर ये कामयाब हो गए तो फिर एक तरीके से जो आप देख रहे हैं इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, लापता लोग होना, ये सब फिर वहाँ पे लाए जाएंगे, उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन मुझे पहले बताएं कि आपको लग रहा है कि हुकूमत नंबर पूरे कर लेगी अपने? मुझे मुश्किल लग रहा है जी। मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आ भी जाएं तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो सही नहीं है। मेंगल की पार्टी का आपको पता है, उन्होंने मना कर दिया हुआ है, और जो छोटी पार्टियां ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस आइनी तरमीमी पैकेज को कबूल करना। सही है। आरफा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको लग रहा है, क्योंकि मुलाकातें देखिए जारी हैं, कल भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जाके मिला फजल रहमान से, और वो कह रहे हैं कि हमें अश्योरिटी करा दी गई है कि वो अपोजिशन में भी हैं और वो तरमीम के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के मुसवदा तैयार करेंगे। अच्छा, इससे पहले बिलावल भी कह चुके हैं कि हम और JUIF मिलकर मुसवदा तैयार कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो बॉल है वो काफ़ी अरसे से फजल रहमान साहब की कोर्ट में। शुक्रिया शहजाद। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज एहसास दिला दिया कि यश चोपड़ा फिल्में कैसे बनाता है। मतलब कि मतलब अब आपको समझ आया कि माधुरी दीक्षित कैसे खूबसूरत लगती होगी, क्योंकि हमारे बस की तो ये बात नहीं है, और शाहरुख खान की तरह आपने हाथ भी नहीं फैलाया। तो चले बाल कम है, लेकिन आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कितनी अज़ियत में इस वक्त आप लोग हैं। नहीं, और आप दोनों को शाहरुख का पोज बनाना है बिफोर वी एंड दिस शो, नहीं तो मैं घर नहीं जा रही। अच्छा, एनीवे कम टू, आपने जो जिक्र किया, देखें जैसे मुनीज़े भी अभी कह रही थी, ये इतना आसान नहीं होगा। नंबर्स का भी मामला है। दूसरा, अभी भी अगर ये बात हो रही है कि मुसव्वदे के ऊपर कंसेंसस क्रिएट करना है, तो इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है कि मुसव्वदे में क्या कुछ मौजूद था। क्योंकि देखें, जब एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जब उस वक्त इनकार किया, और जो बिलावल साहब ने भी गुफ्तगू की, जो उनकी पार्टी की और लीडरशिप ने भी की, तो उस वक्त तो यही हमें वाज़ेह नहीं हो रहा था कि उस मुसव्वदे में क्या है और क्या नहीं है। और उसके बाद एक से ज़्यादा मरतबा ये कहा गया कि उसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट किया जाएगा। तो अब ज़्यादा जो बहस होती है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से है, बट जैसे मुनीज़े भी अभी बात कर रही थी कि उसमें बहुत सी और चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर अभी तक मेरे ख़्याल में कोई चीज़ वाज़े उन्होंने नहीं की कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। उसमें आर्टिकल 8 का भी जिक्र था, जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पावर्स के हवाले से भी बात थी। तो मेरे ख़्याल में ये भी हमें देखना होगा। और आपने क्योंकि जिक्र किया शुरू में कि हम ब्रसल्स में इस वक्त मौजूद हैं,
तो देखिए ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है, मेरे ख्याल में ये इतना आसान नहीं होगा। GSP प्लस का भी इसमें मामला है, हम उसके ऊपर बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स भी लेते रहे हैं, गुफ्तगू भी होती रही है। जो 2014 के बाद मिलिट्री कोर्ट्स बने थे और जो दुनिया ने देखे, उस वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट था। APS का जी बिल्कुल, APS सनसेट क्लॉज भी था, APS का वाकया हुआ था। उसके बाद सबको ये वाजे था कि ये मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, दहशत गर्दों के लिए बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर वेस्ट का भी एक स्टैंड क्लियर था। इस वक्त हमें मालूम है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे तो उसके अंदर जो है सिविलियंस का ट्रायल होगा, और कौन से सिविलियंस का ट्रायल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है मुलव्विस हैं, मिलिट्री कस्टडी में हैं, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये तो इतना आपको लगता है कि है? जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात की जा रही है, जिसपे अपेरेंटली फजल रहमान साहब ने कहा है कि सनसेट क्लॉज अगर हो 1 या 2 साल के लिए, तो ये 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनके लिए और इमरान खान के लिए होगा। देखिए वो खुद ही कह रहे हैं ना, मैं तो ये बात नहीं कहती। रोज़ आके ख्वाजा आसिफ साहब भी हमें टेलीविज़न पे बताते हैं कि इशारे देते हैं कि जी ये मामला उस तरफ जा सकता है, जनरल फैज़ का जा सकता है, फिर इमरान खान साहब का भी। ये आपने या मैंने तो खबर नहीं दी ज़राए से, ये तो वही हमें बता रहे हैं। तो जब आप खुद एक चीज़ को इतना पब्लिसाइज कर देते हैं, फिर उसके बाद आपका IMF के साथ प्रोग्राम भी है, GSP प्लस का मामला भी है, तो मेरे ख्याल में इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी है जो इतना आसान नहीं है। हुकूमत अभी तक उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही है, और दूसरी तरफ कंसेंसस का भी जो मामला है उस पर हमें कोई ये बता ही नहीं रहा कि वो मुसव्वदा है कहाँ जिसके ऊपर आपने कंसेंसस करना है। हमने कहा बहुत सारे मुसव्वदे पहले भी चल रहे थे, और हर पार्टी कह रही है कि हम मिलके अपना एक मुसव्वदा बना रहे हैं। तो वो देखे ना मुसव्वदा जब जी वेरी क्विकली कि जब मुसव्वदा आपने कंसेंसस से बनाना होता है तो उससे पहले जो वर्किंग ड्राफ्ट है वो तो आप पब्लिक करें ना, वो हमें मालूम ही नहीं है कि उसमें क्या कुछ है। तो आगे बात तब बढ़ेगी। मंसूर, हमने देखा कि वीकेंड पे जब सैटरडे संडे को सेनेट और कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास बुलाया गया था, उस दिन अगर फजल रहमान साहब मान जाते तो रात के अंधेरे में ये आईनी तरमीम पास हो जाती। अभी आपको लग रहा है कि हुकूमत इस पोजीशन में है या बहुत मुश्किल होगा ये करना? देखिए, हम जिस मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त खड़े हुए हैं ना, इसको ही हाँ बिल्कुल इसको ही मैं जो है वो सिंबलाइज कर लेता हूँ कि इस वक्त कैमरे की आंख दिखा रही है कि आपके पीछे लोग इस मौसम की वजह से घरों को भाग रहे हैं। मौसम ख़राब है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ख़वातीन भी डिस्टर्ब हैं, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, लेकिन आपकी वजह से हम तीनों खड़े हुए हैं यहाँ पे। कैमरामैन भी बेचारा तकलीफ में है। आप लोगों को गरम कॉफी पिलाऊंगा क्योंकि आपके पास नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपके पास ये ताकत है, आप हमें खड़ा कर सकते हैं यहाँ पे और हम आपको ना नहीं कर सकते। तो मौसम बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी लोग हम खड़े हैं यहाँ पे। तो मजबूरी तो पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। दिल किसी का नहीं चाह रहा। सही है। अच्छा, नून को, पीपल्स पार्टी को भी पता है इस बात का, दिल नहीं चाह रहा उनका बस चले तो वो भी इस वक्त जो है वो अपने घरों को भाग जाएं। लेकिन शहजाद इकबाल जैसा कोई शख्स है जो कह रहा है कि नहीं आपको जाना पड़ेगा। मुझसे तो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा जो भी शख्स होगा। नहीं है, कोई ना कोई पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में कोई शहजाद इकबाल है जो कह रहा है कि नहीं आपको खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, NGO आएगा तो ये होता है, सियासत के अंदर इस तरह होता है। अच्छा, जारी बात है इसके फिर बेनिफिट्स भी हैं, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊंगा। सही है। तो इन सियासी जमातों को भी इन सियासी जमातों को भी कहा जाएगा कि हम आपको कॉफ़ी पिलाएंगे, तो वो बेचारे खड़े हैं। बट हैविंग सेड जोक्स अपार्ट, मौलाना साहब के हवाले से अगर माजरत के साथ बड़ी रिस्पेक्ट है उनके साथ, आप भी मिले होंगे, हम सब मिल चुके हैं उनसे, लेकिन कहानी है यार यहाँ पे ये मत मुझे कोई कहे कि बड़ा प्रिंसिपल स्टांस ले लिया है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री ये नहीं बताती। हिस्ट्री मुझे जो बता रही है ना, मैं तो माजरत के साथ उसके साथ चलूँगा, मैं तो उन पाँव के निशानात को देखते हुए जाऊँगा। मैं हिस्ट्री ये बताती है कि मौलाना साहब को डील अच्छी चाहिए, हो सकता है मिल जाए। अच्छा, ये अब इसमें कहने वाले कहेंगे बहुत बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, सब करते हैं। सियासत का डील नहीं करती, हाँ। PTI डील नहीं करती, पीपल्स पार्टी डील नहीं करती, सब करते हैं। तो मौलाना साहब अगर एक अच्छी डील ढूंढ रहे हैं, उनका हक है एक सियासतदान होने की खातिर। बात क्या है, क्योंकि 2 दिन पहले तमाम एंकर्स को बुलाया, जर्नलिस्ट को बुलाया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और मुझे लगता है बड़े अरसे बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने इतने सारे जो है वो जर्नलिस्ट और एंकर्स को इकट्ठा किया हुआ था। वहाँ से क्या सेंस क्या डेवलप हो रहा है कि क्या आईनी तरमीम पे और ख़ास तौर पे आईनी अदालत में फॉर्मेशन उसकी कैसे होगी, जजेस अपॉइंटमेंट कैसे होंगे, क्या एज बढ़ाई जाएगी या एक टर्म होगा, और क्या काजी फाइसा साहब उस पोजीशन पे आ सकेंगे एज इन चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, या ये मामला अभी दूर है? शहजाद भाई, मैं छोटी सी एक बात कहूँगा।
देखें मौलाना साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मिल रहे थे और पीटीआई के लोगों ने कहा भी, वो भी मिले मौलाना साहब से जाके, और उन्होंने कहा कि जनाब हमें गारंटी है मौलाना साहब हमारे साथ हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर जब कोई आपके साथ होता है ना, तो फिर वो दूसरी साइड से नहीं मिल रहा होता। वो एक इसकी एक एग्जांपल बड़ी अजीब सी आ रही है, लेकिन मैं देना नहीं चाहूँगा कि अगर आपकी किसी और के साथ दोस्ती है तो, और आप दूसरे शख्स को कहें कि यार मैं सिर्फ आपके साथ हूँ, तो फिर आप उससे मिलते क्यों हैं जाके? मौलाना साहब अगर हुकूमत से मिल रहे हैं, बिलावल से मिल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि मौलाना साहब का दिल तो कुछ न कुछ चाह रहा है ना कि मुझे कुछ मिले यहाँ से, वरना चिट्ठी ना कर दें कि नहीं जी हम नहीं होगा, नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं पीटीआई के साथ हूँ। अच्छा, पीटीआई के साथ होने पे एक प्रॉब्लम है, नेचुरल अलायंस बनता नहीं है। आपका कंपटीशन जो है, जो प्रॉब्लम है, खैबर पख्तूनख्वा आपका बैटल ग्राउंड है, वो आप किस तरह मिलेंगे? तो क्या तहरीक इंसाफ के साथ जाने में सियासी फायदा क्या है उनका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें सिर्फ एक चीज़ का इंटरेस्ट है कि मौलाना साहब तुसी बचा लो सन, क्योंकि उनको पता है, ये जब थोड़ी देर पहले मुनीज़े जो बात करी थी या आरफा साहिबा ने जो कहा, अगर ये हो गया तो पीटीआई को आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा नज़र आ रहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होगी। कौमी असेंबली में 8 और सेनेट में 5 नशिस्तों के साथ मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त जो है वो मेन ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो ऐसे उनके दर के ऊपर जा रही हैं जैसे वो किसी और के दर पे जाते हैं। बार बार पीपल्स पार्टी जिसके जमहूरी क्रेडेंशियल्स बेहतर हैं दूसरी पार्टी से, 18वीं तरमीम, उससे पहले भी नून लीग का ये जो सारा 99 ऑनवर्ड्स एक पीरियड गुजरा, वोट को इज्जत दो, आईनी तरमीम लाना या वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते रहे, ये दोनों जमातें इस वक्त रात के अंधेरे में 26वीं तरमीम करने पहुंच गई। क्यों इतनी बड़ी ट्रांजिशन, क्या है ये? देखिए, मैं एक बात करना चाहती हूँ जो आपने भी आरफा से भी पूछा, वो ये है कि जो आपने कहा ना कि बहुत सारे प्रपोजल्स थे, तो मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया, JUIF के जो लीगल समझे जाते हैं, उनका जी कोई बहुत सारे प्रपोजल नहीं थे, मसवदा एक ही था और उसके अंदर 56 इन्होंने तरमीम करनी थी। उसके अंदर काफ़ी तरमीम वो कहते हैं कि हमने निकाली। अब ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक तरमीम ये भी थी आर्टिकल 8 के मुताबिक कि मेरे और आपके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो सबसे बालातर हैं। इसका मतलब ये है कि आप कोई और ऐसा कानून नहीं ला सकते जो मेरे और आपके बुनियादी हकूक़ से बरअक्स है। जब आप मिलिट्री कोर्ट्स लेके आएंगे तो क्या आर्टिकल 8 के ऊपर नहीं आपका वो तो कॉन्ट्रडिक्शन डायरेक्ट हो जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा ये करना, ये अदालतों में भी चैलेंज हो जाएगा जो अब ये मामला। देखे बिलावल के कि वो अब मुख्तलिफ बार्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे खिताब कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज तो पहले होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल। चूंकि हम यहाँ पे ब्रसेल्स में आए हैं तो हमने इनका सिस्टम भी देखा है कि कैसे वो स्टेक होल्डर्स को लेके मुज़ाकरात करते हैं, मुशावरत करते हैं और फिर चीज़ें। अब आप मुझे बताएं कि बार्स भी अब ये कह रही हैं, जो वकीलों की बार्स हैं, कि जी आपने हमारे से तो मुशावरत नहीं की, आप ये कानूनी इस्लाहात लेके आ रहे हैं, तो हमारी मुशावरत कहाँ गई? तो अगर ये इतना ही साफ़ और शफाफ और मेरे और आपके लिए अच्छा है, मान लेते हैं कि अच्छा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या थी? आप इसके ऊपर मुशावरत कर लेते, आप इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से। आफ्टर ऑल एक कमेटी भी बैठी है ना। मैं आपको ये भी बता दूं कि कमेटी के अंदर मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड बताया कि जब वो रातों रात इन्होंने कमेटी बुलाई और वो बैठ गई कमेटी लॉ एंड जस्टिस वाली नेशनल असम्बली की, तो उसके अंदर दोनों साइडों से जब आए ये सेनेट की जो थे, दोनों साइडों से फैसल सब्जवारी इस साइड से थे, MQM से इस साइड पे नूशा रहमान साहिबा थी। उन्होंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि इस मसवदे में क्या है। तो अगर नूशा रहमान साहिबा को नहीं पता, कामरान मुर्तज़ा साहब को ख़ास नहीं पता और इधर यहाँ पे फैसल सब्जवारी को भी नहीं पता कि इस मसवदे में क्या है, तो इस मसवदे में ये बना कहाँ से, आया कैसे, इतना खुफिया क्यों है, बार लीडर्स को नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को नहीं पता, इसकी क्या वजह है? तो मुझे आरफा, उस दिन हम यूरोपियन पार्लियामेंट गए तो वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था डेमोक्रेसी इन एक्शन, और मैंने वो पिक्चर लेके एक्स पे पोस्ट भी की। वी कांट से द सेम अबाउट पाकिस्तान। नो वी कैन। सवाल ये कि पाकिस्तान में कौन एक्शन में? आपके डेमोक्रेसी इन एक्शन वन वर्ड कर देना तो वो पाकिस्तान है। ओके, अच्छा वो स्पेस ज्यादा इन एक्शन, वो स्पेस ज्यादा है ना। इन्होंने 3 लफ्ज लिखे हैं, आप पाकिस्तान के हवाले से 2 लफ्ज करें, डेमोक्रेसी इन एक्शन। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ अमेंडमेंट आती हैं, चीज़ें इवॉल्व होती हैं, कवानीन इवॉल्व होते हैं, बट खुफिया तरीके से तो फिर साजिशें ही होती हैं, कोई बेहतरी तो नहीं मैं होती। आपको ना एक वाकया, जैसे अब मुनीज़े सुना रही थी, तो आई रिमेंबर, आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हफीज़ शेख साहब का सेनेट का इलेक्शन होना था ना,
तो एक पीटीआई के लीडर आए, हम इंटरव्यू करने से पहले जैसे साउंड वगैरह चेक कर रहे होते हैं, बिकॉज वो DSNG पे थे, तो मैं उनसे गुफ्तगू करी थी। मैंने कहा सर बताएं फिर आपके नंबर्स वगैरह पूरे हो गए, क्योंकि हफीज़ शेख के इलेक्शन से पहले भी बहुत र्यूमर्स थे। तो उन्होंने कंधे उठाए, यूँ किया और उन्होंने कहा जो लेके आए हैं वही नंबर पूरे करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस मुसव्वदे पे भी यही मसला हो गया है कि हर कोई जो था वो यही सोच रहा था कि कोई और नंबर पूरे करे। वो बाद में पता चला कि वो किसी ने भी पूरे नहीं किए। अब ज़्यादती ये हो गई है, दिस इज़, हम मजाक उड़ाते हैं बट हमारी जमहूरियत या हमारी हुकूमत का भी यही हाल है ना। वो हुकूमत से पूछो तो वो कहते हैं हमारे पास तो जिम्मेदारी कोई नहीं है, कोई और हुकूमत चला रहे। वो अगले से पूछो तो वो कहते हैं ये हम इनको लेके आ गए, ये नहीं कर रहे। डेमोक्रेटिक फेस और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वो ओनरशिप ले रहे हैं सारी चीज़ों की कि हम कर रहे हैं, हम क्या करें यार। वो नहीं ले रहे ना, कहाँ ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या आप मुझे बताएं, या बिलावल साहब, वो सब कहते हैं कि हम कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, मुझे आप ये बताएं, 3 लोगों की कमेटी थी, हर रोज़ ये मौलाना साहब से मिल रहे थे। उन 3 लोगों में ख्वाजा साहब नहीं थे, ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें रोज़ टीवी पे आके बताया कि नंबर्स पूरे हो गए। जब वो नहीं पास हुई तो ख्वाजा साहब ने कहा वो मैं असल में उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, तो कुछ इस तरह की उन्होंने बात की, गालिबन आपके ही चैनल पे की। तो भाई ये गलत फहमी कैसे हो गई? जो हुकूमत खुद सारे फैसले कर रही होती है वहाँ तो ये गलत फहमी नहीं होती है ना। ये जो एक अजम्पशन बना ली हुकूमत ने भी और हम जैसे लोगों ने भी, आफ्टर ऑल हम सबका भी यही ख्याल था कि पास हो जाएगी, तो वो इसीलिए हुई क्योंकि हम सोच रहे थे कि वो जो हैं वो उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया होगा। वो पता चला ना उन्होंने मैनेज किया ना दूसरों ने मैनेज नोट किया। कर रहे हैं कि जब आप ब्रसेल्स में खड़ी हुई हैं तो आप समझ रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आपको बहुत इजाजत है। वापस भी जाना है, हाँ, आपने यहाँ पे कोई नेशनैलिटी थोड़ी ले ली है। अच्छा तो मंसूर साहब ये बताइए मुझे, आप अब जरा बैलेंस कर दीजिएगा मंसूर, बैलेंस कर दीजिएगा। हमने आदतें खराब हो गई हैं यहाँ पे, आदतें खराब हो गई। हम यहाँ पे जब किसी मीटिंग से निकलते हैं देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और वहाँ पे जुडिशरी के अंदर जो इनफाइटिंग है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम आई एक ऑर्डिनेंस के जरिए, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को इंडक्ट किया गया, उसमें जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से एक ख़त लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, चेरी पिकिंग फलाना, उसका जवाब दिया काजी फाइसा साहब ने, उन्होंने भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ये लड़ाई कहाँ जा रही है? देखिए मैं इसमें आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहूँगा। एक तो हमारी फ़ौज के हवाले से, उसके अंदर आप लाख उनसे इख्तलाफ करें, आप उनके माजी को कुरेदें, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन हमेशा एक डिसिप्लिन रहा है, आज तक तो रहा है, और वो ये है कि अगर आप चीफ से इख्तलाफ भी करते हैं तो कम से कम उसको पब्लिक डोमेन में नहीं आप आके बात करते, ढके छुपे अल्फाज में अपने अपने तरीके से लॉबिंग हो रही होती है, होता है ये, मतलब हमने पिछले 60-70 साल में देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन उसको पब्लिक डोमेन में नहीं होता था। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूंगा क्रिकेट टीम की। क्रिकेट टीम के अंदर जो है वो पब्लिक डोमेन में आमतौर पे टीम के जो मेंबर्स होते थे वो कैप्टन के अगेंस्ट कुछ नहीं करते थे, हाँ कंस्पिरेसीज, हाँ खबरें लीक करते थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पे जो कुछ मैं अब सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ, ये तो इस तरह लग रहा है जैसे कौमी असम्बली के अंदर एक वो जो है वो लीडर ऑफ द हाउस है और एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, जिसके दोनों एक दूसरे के ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, या गुफ्तगू से मराद लेटेस्ट के जरिए, जाहिर बात है पब्लिक डोमेन में तो नहीं। इट इज़ सो रिडिकुलस, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, मुझे नहीं पता अब इसके बाद कहीं मुझे ना बुला लिया जाए, बट इट इज़ सो रिडिकुलस कि आप सोच ही नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए, जब आप सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिवीज़न देखेंगे और कोई भी, आप 2 जजेस अगर मेरे सामने खड़े हों, मैं आपके पास चला जाऊँ, आप मेरे बारे में कोई फैसला दे दें, मैं आपसे कहूँगा ओहो आप ख़राब थे, मैं अगर इनके पास चला जाता ना तो मेरे हक में हो जाना था। एक साइल के तौर पे मैं ये सोचना शुरू कर दूँ। हम क्या, जो सज्जाद अली शाह साहब के टाइम पे हमने देखा था आउट ऑफ टर्न, उस वक्त उनको जब चीफ जस्टिस बनाया, उस वक्त तो बहरहाल एक रिवायत ही थी क्योंकि कोई आइन में तो था नहीं ये मामला, लेकिन फिर हमने देखा कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही 2 बेंचेस बैठा करते थे। अभी हेडिंग टुवर्ड्स दैट? आई होप नॉट, लेकिन मेरे ख्याल में आप जो एग्जांपल दे रहे हैं मुझे खौफ आता है उससे कि शायद रास्ता उसी तरफ जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग जज हो और फिर एक सुप्रीम कोर्ट हो, मामला। मैं किसी एक लॉयर से बात कर रहा था तो वो लफ्ज़ जो है वो ज़हन में आया सुपर सुप्रीम कोर्ट, कि शायद ये सुपर सुप्रीम कोर्ट बनाया जा रहा है। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, नया पाकिस्तान आप देख रहे हो। जैसे मैंने बताया, आज हम ब्रसल्स में मौजूद हैं और मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मंसूर का, आरफा का और मुनीज़े का, जो इतनी ठंड में और इतनी हवा में और बारिश में मेरे साथ यहाँ पे खड़े होकर शो कर रहे हैं। मुनीज़े, ब्रेक में जाने से पहले हम बात करते हैं मंसूर से कि ये एक तो एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी, ऑब्वियस हमें एक तनाव नजर आ रहा है, लेकिन जुडिशरी के अंदर भी बड़ी इनफाइटिंग है। वेयर आर वी हेडिंग? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और अभी जो रीसेंट ऑर्डर आया है, मैं पढ़ ही रही थी आपके शो पे आने से पहले, और उसके अंदर जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसने जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट किया है, या अफरीदी और दूसरे जज साहब ने उनके बाद तनकीद भी की है। तो वो खुल के अब अपने ऑर्डर्स के अंदर तनकीद भी कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये भी कह रहे हैं कि लॉ के ऊपर हमारे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना ठीक है, मगर इनको ये नहीं कहना चाहिए था। तो एक वो भी दिखा रहे हैं कि इनके अंदर जो डिविजन्स हैं वो किस हद तक पर्सनल, क्योंकि दो जजेस ने ये कहा था कि पर्सनल हो गई हैं। कोई फैसला अगर आइन के खिलाफ हो तो उस पर अमल दरामद ना हो। हाँ, तो उन्होंने उसके ऊपर भी पॉइंट आउट किया है। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाने में कामयाब हो जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये बात दुरुस्त है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, जो 2006 में मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहिबा ने साइन किया, उसको इमरान खान साहब भी उसके ऊपर रजामंद थे। मगर ये टाइमिंग के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, और जो उसकी तश्कील जिस तरीके से वो दे रहे हैं और जिस किस्म के केसेस उधर लेके जा रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस तरीके से बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर सबसे टॉप कोर्ट नहीं रहेगा, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रह जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल जाएंगे। जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के, जो हम कहते हैं जी केसेस हैं, वो सारे जाएंगे फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, आईनी कोर्ट। अच्छा, हुकूमत की तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है कि जो 12 जुलाई का फैसला आया, फिर इस हफ्ते जो है इसका डिटेल वर्डिक्ट भी आ गया। हुकूमत कह रही है ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं है, लिहाजा हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। इस पोजीशन को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहले भी गलत फैसले भी आए हैं, बुरे फैसले भी आए हैं, एग्जीक्यूट हमेशा हुए हैं। अब हुकूमत कह रही है हमारे मुताबिक ये फैसला आइनी नहीं, अमल दरामद नहीं करेंगे। देखिए, अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद तो करना होगा इस तरीके से कि इनको कोई ना कोई अबाइडिंग फोर्स तो देखनी होगी। मगर द ओनली थिंग इज़ कि जो ये मैंने जो पढ़ा है कानूनी फ़ैसला, मेरा एक सवाल ज़रूर है कि अगर आप एक कानूनी मसला एक अदालत के सामने लेके गए हैं तो फिर अदालत की जुरिस्डिक्शन उसी कानूनी मसले तक रहनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं ये एक प्ली लेके गई हूँ मगर मुझे रिलीफ ना मिले, मेरे साथ वाले को मिल जाए। ये जो हुआ है अदालत के अंदर पीटीआई के हवाले से, पीटीआई तो कंप्लेनेंट ही नहीं बना, तो पीटीआई को रिलीफ कैसे मिल गई? तो मैं समझती हूँ कि जब हम अदालत के अंदर जाते हैं, कानूनी तौर पे ये कमज़ोर फैसला है। मैं समझती हूँ कानूनी तौर पे कमज़ोर फैसला है, ये एक पॉपुलर फैसला है, और जजेस को कभी पॉपुलैरिटी नहीं देखनी चाहिए, उनको अवाम की राय नहीं देखनी चाहिए, उनको अपना लॉ देखना चाहिए और कानून के मुताबिक अपना फैसला करना चाहिए। मगर इधर साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो गवर्नमेंट ने वो बिल लेके आए और रिट्रोस्पेक्टिव बना दिया रिजर्व सीट्स के हवाले से, वो बदनीयती के ऊपर मबनी था और वो भी गलत था। आपके ख्याल में, क्योंकि ऑब्वियसली आपका लीगल बैकग्राउंड भी है, आपके ख्याल में ये जो तरमीम आई है इलेक्शन एक्ट में, उसके बाद क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो नल एंड वॉइड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि ये नल एंड वॉइड हो जाता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और अब मेरा ख्याल है एक रिव्यू के अंदर भी मामले चले गए। बदनीयती क्यों आप समझती हैं ये है? बदनीयती इसलिए है क्योंकि जब आप कोई भी कानून लेके आते हैं और आप इसको रिट्रोस्पेक्टिव करते हैं, वो कहते हैं कि जी वो पीछे का भी जो कुछ गुजरा है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, तो वो हमेशा बुनियादी तौर पे लोग प्रिंसिपली ये कहते हैं कि ये इस तरह के कानून नहीं लाने चाहिए, क्योंकि आप फिर पर्सन स्पेसिफिक ला रहे हैं, इंसिडेंट स्पेसिफिक ला रहे हैं। आप आगे की बात करें ना, अगर आपने कानून बनाना है तो आप आगे का कानून बनाएं, पीछे पे क्यों जा रहे हैं? आरफा, आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ब्रसेल्स की तेज हवाओं में वुड यू गो विद द विंड और वुड यू गो अगेंस्ट द विंड? नहीं, मुनीज़े एंड आई विल ऑलवेज हैव अ स्लाइट डिसएग्रीमेंट ऑन दिस, और हमारी हीटेड एक्सचेंजेस होते रहते हैं इसके ऊपर। देखिए, मेरे ख्याल में मसला ये अभी का तो नहीं है ना, ये जो जजेस का जो ये फैसला है ये हमारी तारीख है। हम अपनी सियासत जो है ना, हम अपनी सियासत मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के ज़माने से कोर्ट रूम के फ्लोर पे करते हैं, चाहे वो तब हमने जो फ़ैसला था, उसके बाद जब भी मार्शल लॉ आता है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के ज़रिए कोर्ट से रेटिफाई किया जाता है, उसके बाद चाहे
मुशर्रफ को 3 साल दिए, इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से जो लड़ाई हुई, उसके बाद पैनमा केस हो, यूसुफ रज़ा गिलानी के, ये केसेस इसलिए आते हैं क्योंकि मामला पॉलिटिकल है। The original sin is not the judges, the original sin is the problem in our politics. तो ये जो फैसला है, सिर्फ देखिए ना, मेरे लिए अगर हमने सिर्फ इस क्राइसिस की बात करनी है तो फिर हमें बात करनी पड़ेगी कि वो जो इलेक्शन से पहले फैसला दिया था जिसमें सिंबल उड़ाया, वो सिंबल जिस तरह उड़ाया, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद जिस तरह वो सारा मखसूस नशिस्तों का मामला चला, वो सब गलत था ना। तो एंड द ओरिजिनल सिन इज परहैप्स नॉट इवन वो जो फैसला था कोर्ट का, ओरिजिनल सिन। तो आपके ख्याल में उसको रेक्टिफाई करना या इस तरह रीमेडी देना, आपके ख्याल में वो लीगली भी एक दुरुस्त है फैसला? मेरे लिए, मैं मुनीज़े की तरह इसको लीगल इशू तो देखती नहीं, मेरे लिए ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं। चाहे वो फैसला हो जो सिंबल का था, चाहे जो ये 8 जजेस ने, लेकिन पॉलिटिकल फैसला है तो फिर क्या हुकूमत हक बजाने में ये कहने में कि हम इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे? नहीं, ये हुकूमत बिल्कुल सही नहीं मेरे ख्याल में करी, क्योंकि वही बात है ना कि उन्होंने हुकूमत की जो गलती है, या जहाँ मैं हुकूमत की तनकीद करूँगी वो ये करूँगी कि भाई अब आप इलेक्शन हार गए ना, या आपकी उतनी सीट्स नहीं आई जितनी आप चाह रहे हैं, तो अब आप उसको लीगली कानून साजी करके वो सीट्स हथियाने की कोशिश ना करें। यही प्रॉब्लम है ना कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इनकी बनती नहीं हैं। ये आप कहते हैं कि वो पहले वैसे इलेक्शन कमीशन ने दे दी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आपने कहा अब हम ऐसे कानून बना लेंगे तो हमारे पास ये सीट्स आ जाएंगी, नहीं तो हम ये कानून बना लेंगे। मगर बात तो सियासी है, और सियासी बात क्या है कि भाई लोगों ने जिस तरह वोट दिया, जिन हालात में दिया, उसके बाद भी जिस तरह रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया गया, अमल दरामद नहीं होता तो आपको क्या सिनेरियो नजर आ रहा है आगे? सर देखिए, आगे तो ना कोई अच्छा सिनेरियो नजर ही नहीं मुझे आ रहा, क्योंकि यही रुक जाएं फिर हम। हाँ, रुक जाए, कोई तरीका ढूंढो मुनीर से। मगर सिर्फ ये है कि जजेस को जल्द से जुलूस दे के अपना फैसला नहीं करना चाहिए। जो आइन की किताब है मेहरबानी, उसके तहत ही फैसला करें। ये हमारे ऊपर एक मेहरबानी कर दें। पॉपुलर ओपिनियन जजेस को नहीं देखना चाहिए। देयर जॉब इज टू लुक एट द लॉ, नॉट एट पॉपुलर ओपिनियन। वो वाला फैसला ना, देखो ना, सिंबल वाला फैसला जो था, अगर हम उसको ओरिजिनल सिन कहें तो फिर उसके बाद मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ना देती तो क्या फैसला देती? मगर जजेस, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ओरिजिनल सिन बिल्कुल था, मगर इसको आप इस तरह रेक्टिफाई नहीं करेंगे कि आप एक और गलत फैसला कर ले। आप एज अ नहीं, मगर एज अ जज यू हैव टू लुक एट द लॉ। आप कैसे जुलूस कितना कितने लोग निकले ने उसके मुताबिक फैसला कर लो, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू लुक एट द लॉ। जुलूस कौन सा निकला? ये जो आप पॉपुलर ओपिनियन, उन्होंने अपने जजमेंट में भी यही लिखा ना कि जी हम कंप्लीट जस्टिस कर रहे हैं। उनका आंसर भी यही है कि चूंकि आप कंप्लेनेंट नहीं थे, मगर चूंकि हमने 184 इन्वोक किया तो हम कंप्लीट जस्टिस करें। भाई तुम जो तुम्हारे सामने कानून है और जो तुम्हारे सामने केस है, तुम उसके ऊपर फैसला करो। तो वो कर रहे हैं ना, वो इलेक्शंस को देख रहे हैं, वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो मुझे बताओ कि डू यू नॉट थिंक, डू आई नॉट थिंक, आप दोनों भी बताएं। मैं रेफरी जज की तरफ ही जाना चाह रहा हूं कि वो मखसूस नशिस्तें और किधर जाए अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मगर वो जजेस का फैसला कभी भी पॉपुलर या एक पब्लिक का फैसला नहीं होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कानूनी फैसला। वैसे रिसेंट पास्ट में भी जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा देखा है। तो लेकिन क्या ये जो इस वक्त जो जजेस हैं उन पर भी हम ये कह सकते हैं कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रहे हैं इस माहौल में? मैं दोनों खवातीन की मैंने गुफ्तगू सुनी है, मैं इसका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में देना चाहूँगा। तीसरा पहलू लेकर आएंगे वो मैं एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर। देखिए, घर में चोरी हुई, मालिक मकान ने जाके पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस आई चोरी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, घर से लाश भी बरामद हुई है। लेकिन चोर ये कहता है कि मेरे ऊपर जो कुछ भी तहकीकात करनी है ना, चोरी की करें, लाश का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर भी जो है एक लाश मौजूद थी माजरत के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट दिया। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट था वो कह रहा है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ, वो इलेक्शन जीत गया इसी बुनियाद पे या हार गया, वट एवर इट इज़, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे था। पूरा प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे हुआ है। लेकिन एंड ऑफ द डे हम इस टेक्निकलिटी के पीछे अगर छुपें कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्लेनेंट नहीं थी तो क्या इंसाफ हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के अवाम के साथ वो तमाम जो सीटें हैं, ये कितनी हैं, 41 सीटें हैं ना, 41 सीटों का मसला है,
41 हलकों के अवाम के साथ क्या इंसाफ हो जाएगा इस बुनियाद पे? अच्छा चलें, एक मिनट के लिए टर्न कर लेते हैं। आप हम लोग 4 लोग खड़े हैं यहाँ पे, आपके ख्याल में उन 41 हलकों में आज इलेक्शन करवा दें, आज इस तारीख में कौन जीतेगा? कौन सी जमात जीतेगी? एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ आपके लिए देखिए, आप एक मिनट सुन लें ना, मेरी राय सुन लीजिए। माइक एक है तो हाँ, माइक एक है तो इससे मेरे पास है, जब आपके पास था मैं नहीं बोला था। अब वो चक्कर ये है कि आपकी नज़र में कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी किताब के अंदर ये पार्टियां थी वर्सेस ये पार्टियां थी। मेरी नज़र में कानून एक इंसान के साथ अगर ज्यादती हुई है वो इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। आपको भी पता है वो 41 सीटें तरीके इंसाफ की, इनको भी पता है, मुझे भी पता है, शहजाद साहब को भी पता है 41 सीटें तरीके इंसाफ की हैं। असल मकसद क्या है, नीयत क्या है? 41 किसी तरह तरीके इंसाफ के पास रहे ना, ये इनसे हम किसी तरह ले लें। SIC उसके ऊपर जो रिजर्व सीटें वो ना मिले, वही ना अल्टीमेटली वही है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि वोट भी PTI को पड़ा है, हम सब जानते हैं उम्मीदवार भी PTI का है, लेकिन पता नहीं हमारा दिल नहीं कर रहा कि किसी तरह सीटें PTI को जाएं। असल बात ये है। दूसरी बात ये, आज अगर आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, ये ज़हन में रखिएगा, इन 41 के हवाले से ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि कानूनी तौर पे जो है वो इनके पास नहीं जानी चाहिए, उनके पास जानी चाहिए। आप कल को देखिएगा ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी, ऐसी हरकतें यहाँ पे स्टार्ट होंगी, इसी नून के अंदर से जो है ऐसी जमातें निकलना शुरू होंगी, इसी पीपल्स पार्टी को तोड़ के ऐसी जमातें टेक्निकलिटी करके निकाली और अवाम जो है वो चीखें मारते। गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, नया पाकिस्तान आप देख रहे हैं। हुकूमत कह रही है ये फैसला आईनी नहीं है और इस पर हम अमल दरामद नहीं करेंगे। बाकी मैंने तो ये भी डिबेट सुनी कि राना सनाउल्लाह दीगर लोग कह रहे हैं कि ये कहाँ पे लिखा है आइन में कि तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। ठीक, वो कह रहे हैं हम नहीं अमल करेंगे क्योंकि आईनी फैसला नहीं है। ठीक, तो ये क्या मामला कहाँ आगे? अच्छा, मेरा सिर्फ इसमें एक छोटा सी मेरी अर्ज़ है, इन्होंने मुनीज़े ने इख्तलाफ किया, इनका हक है, ये इख्तलाफ कर सकती हैं, हुकूमत भी इख्तलाफ कर रही है, उनका भी हक है। एंड ऑफ द डे अमेरिका देख लें, आप UK देख लीजिए, बड़े बड़े फैसले होते हैं, अगर एक दफ़ा एक बेंच ने गलत फैसला दे दिया, चले मैं 1 मिनट के लिए ये भी आपकी बात मान लेता हूँ, आपकी राय है ना गलत, मैं नहीं समझता गलत है, चले ये समझते गलत है, दे दिया ना, अब सिर्फ सैंटिटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ निज़ाम को चलाने के लिए आपको फैसले पे अमल करना पड़ेगा। ये आप नहीं कह सकते, खुदा के लिए ये कितनी खौफनाक बात है कि आप ये कह रहे हैं कौन होते हैं वो 8 जज, क्यों ये फैसला दे दिया? नहीं हो सकता ये, किस हाउ कैन यू से दैट? आपको पता है कल को 8 हो 10 हो 15 हो, कल को तो फिर आसान हो जाएगा काम कि जी बिकॉज एक सियासी जमात या हुकूमत या कोई और थर्ड पार्टी खुश नहीं है, भाड़ में जाएं, नहीं मानते इनकी बात, ये नहीं हो सकता। निजाम डूब जाएगा। आप कह रहे हैं कि उस पर अमल करना जरूरी होगा, कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए आप जो बात करें ना प्रेसिडेंट की, तो लीगल प्रेसिडेंट भी कोई चीज़ होती है। कल को एक वकील जाएगा एक केस लेके, तो उसको रिलीफ क्लाइंट को नहीं मिलेगा, साथ वाले बंदा जो खड़ा है उसको मिल जाएगा। तो आप क्या लीगल प्रेसिडेंट, अगर मैं अदालत जाती हूँ एक केस लेके और मेरे पास ये प्रेसिडेंट है कि जी मेरे क्लाइंट को नहीं, जिस क्लाइंट ने प्लीड भी नहीं किया, जो केस में है भी नहीं, जजेस ने उनको रिलीफ दे दी, ये कैसे हुआ? इसमें मेरा एक सवाल है, मैं इसका पूरा अगर मैं कर लूँ, सो देखिए जजेस जो हैं दुनिया में कहीं पॉपुलर जजमेंट नहीं देते। आप किसी भी अदने से भी वकील को पूछ लें तो वो पहली चीज़ ही पढ़ाई जाती है कि आपने कानून के तहत चलना है, आपने TV के टिकर नहीं देखने। क्या गवर्नमेंट मैलिफाइड था? क्या गवर्नमेंट की बदनीयती थी? बिल्कुल थी। क्या गवर्नमेंट चाहती है कि रिजर्व सीट्स उनके पास रहें और इनके पास ना जाएं? बिल्कुल सही है। तो मैंने इसलिए आपको कहा कि जो वो बिल लेके आए वो बदनीयती पे मबनी था, चूँकि वो रिट्रोस्पेक्टिव था, यानी कि इस जो पहले भी होता रहा वो भी उसके अंदर उन्होंने शामिल कर दिया। तो ये उनकी बदनीयती का था। और इसके अंदर आप इलेक्शन कमीशन को पकड़े, जो सही बात है वो करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल ले लिया वो गलत था, तो वो बुनियादी तौर पे गलत था। मगर मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि PTI के पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, क्या उनको ये ख्याल नहीं आया कि वो कंप्लेनेंट बन सकते हैं? क्या उनको ये बात समझ नहीं आई कि कंप्लेनेंट भी जो है वो इसके अंदर होता है? उनको किसने आइडिया दिया था कि PTI का नाम निकाल के आप सुन्नी इत्तेहाद का डाल दें? मैं इसमें सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो ये है कि हम 4 लोग हैं, हम चारों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, ठीक है? उसमें से एक आप जाते हैं, आप जाके कंप्लेंट लिखाते हैं, FIR कटाते हैं, हम 3 FIR नहीं कटाते, बंदा पकड़ा जाता है, उसके पास से 4 गाड़ियाँ बरामद हो जाती हैं। तो यानी गाड़ी सिर्फ शहजाद इकबाल को वापस की जाए, ना मुनीसे को दी जाए, ना आरफा को दिया जाए, ना मंसूर को दिया जाए, क्योंकि ये कंप्लेनेंट नहीं थे। उनकी गाड़ियां रिकवर हो गई हैं, पुलिस ने रिकवर कर ली है, लेकिन वापस ना की जाए क्योंकि उसने FIR नहीं कटाई। मेरा एक सवाल जजमेंट में से ही है, अगर 11 जजेस
8 तो मेजॉरिटी फैसला है, इसके अलावा भी 3 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस काजी फईसा साहब, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो जजमेंट थी 12 जनवरी की सिंबल वाली, उसको गलत इंटरप्रेट किया, उसकी गलत तशरीह की। हमने पीटीआई को इलेक्शन से बाहर नहीं किया था, इन्होंने एक भंड मारा है पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करके। तो फिर भी क्या अदालत को इलेक्शन से पीछे जाके इस प्रोसेस को दुरुस्त नहीं करना चाहिए था? अदालत को नहीं, देखिए इट डिपेंड्स ऑन द प्ली ना, कि अदालत के अंदर प्ली क्या जाती है। अब अदालत जो है वो ये तो नहीं कह सकती कि मैं पूरे जहान का सिस्टम ठीक करूंगा। जो उसके सामने केस है, जो वही उसी के ऊपर उसने अपनी करनी है ना। तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने जलसा का कहा कि हम जलसा नहीं कर रहे हैं, हम जो है अब एहतजाज करेंगे सैटरडे के दिन रावलपिंडी में। कोई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? क्योंकि 8 फरवरी के बाद उनको एक बड़ा बूस्ट मिला कि हमारा वोटर निकला है, हमें सीटें मिली हैं, कुछ सीटें उनका कहना था हमारे से चुराई गई हैं। आपको लग रहा है कि उसके बाद कोई स्ट्रैटेजी उनकी नज़र आ रही है इस सारी चीज़ को डील करने के, हुकूमत को कैसे टैकल करना है, इस आईनी तरमीम को कैसे रोकना है? देखिए, मुझे हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी है कि बस कुछ ना कुछ करते रहो, सड़कों पे निकलो। कभी वो सड़कों पे निकल रहे होते हैं, कभी वो मतलब कि दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिएट हेडलाइंस। अब उसका कोई मकसद है, वो कहीं एक लार्जर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि नहीं, उससे वो क्या वो सोच के कर रहे हैं, कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं, ये मुझे कभी भी नहीं नज़र आया। जब इमरान खान साहब पहले भी बाहर थे, जब उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ी, उसके बाद उनकी हुकूमतें थी, फिर वो छोड़ी, फिर उन्होंने जलसे शुरू कर दिए, फिर उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद जलसा लेके आ रहा हूँ, धरना लेके आ रहा हूँ, फिर वापस चले गए, फिर दोबारा आ गए। सो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो ओवरऑल सिर्फ यही है कि बस हर वक्त हिलते रहो। वो होता है ना कि वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, विदाउट सॉर्ट ऑफ हैविंग अ डेस्टिनेशन दैट दे आर हेडिंग टुवर्ड्स। हमेशा मुझे उनकी यही एक स्ट्रैटेजी रही है कि वो कोई ग्रैंड प्लान नहीं है, बस रौला है और बहुत सा रौला है। सही है। मंसूर साहब, आपका क्या इस पे नुक्ता नज़र है? सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं फजल रहमान साहब पे कि अगर वो हमारे साथ खड़े हो गए तो शायद स्ट्रीट पावर भी दिखा देंगे, शायद नंबर भी बच जाए हमारे, या और कुछ स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है इसमें? जाहिर बात है, इस वक्त दे आर स्टक अप इन अ कॉर्नर। ये जलसे करना, एहतजाज करना, मकसद वही है। मैं आरफा की बात से एग्री करता हूँ कि इवन दो शायद स्ट्रैटेजी ना हो, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस वक्त जो उनकी लीडरशिप में देख रहा हूँ, मुझे उनके अंदर कोई दमखम नज़र भी नहीं आ रहा कि वो इससे पहले कोई इतना कोई उनका एक्सपीरियंस हो। मतलब बैरिस्टर गौहर ने इससे पहले कितनी को एहतजाजी रैलियाँ, एहतजाजी तहरीकें जो है उनको लीड किया, कभी भी नहीं किया हुआ। या पार्टी के अंदर जो सूरत हाल है, अब रऊफ़ हसन को हटा रहे हैं, शेख वकास। आपके व्लॉग में सुन भी रहा था, आपने कहा रऊफ़ हसन को हटा के शेख वकास अकरम, क्या ये वजह है क्योंकि रऊफ़ हसन साहब ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम पे कुछ अरसे पहले कहा था कि हम फौज से बात करने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी करेंगे, हमसे बात करनी पड़ेगी, हमें भी बात करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान अडियाला जैसे कह रहे हैं कि अब फौज से कोई बात नहीं हो सकती? नहीं, एक इंप्रेशन ये है कि शायद इस वजह से रऊफ़ हसन को हटाया गया। नहीं, मैं नहीं समझता। मेरी इतलात के मुताबिक रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ जो है पिछले 2-3 हफ्ते से ये सिलसिला चल रहा था कि पार्टी के अपने अंदर से आवाज़ें उठ रही थी कि इनको हटाया जाए। और शेख वकास अकरम की जहाँ तक बात है, हमाद अज़हर ने जब रिज़ाइन किया था तो पहले शेख वकास अकरम को उधर शिफ्ट किया जा रहा था। ये आवाज़ आ रही थी कि शायद उनको वहाँ पर जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन चूँकि वो मीडिया के ऊपर ज़रा बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी जो है उनको दी गई है। हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको ये स्ट्रैटेजी को मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई एक्टिविटी, वाकई जिस तरह आरफा कह रही थी, वो करते रहते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर, आपको याद होगा, एक वो भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू किया, किधर गई वो मतलब वो किसी ने अपनी भूख आने नहीं दी कि वो खत्म हो गई। 5 गुना ज्यादा दौरानिए की भी कर दिया। मैं कह रहा हूँ उससे 5-6 गुना ज्यादा का तो लोग इंटरमीडिएट फास्ट कर लेते हैं। जी हाँ। तो वो मतलब आप देखें ना, एक फेल्ड स्ट्रैटेजी थी, उसका कोई सर पैर नहीं था, लेकिन की कुछ ना कुछ तो मतलब करते रहे। तो ये आई थिंक ये उसी का पार्ट है। आई डोंट सी कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया मंसूर, आरफा, मुनीज़े, आप तीनों ने टाइम निकाला ब्रसल्स में, इस बारिश में, इस हवा में, और हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, नया पाकिस्तान से आज इतना ही। शो से शहजाद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।